प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर एम के आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म के सिद्धांत का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कई लेक्चर इससे पहले देख चुके हैं। चैनल पर सारा लेक्चर अपलोड है, आप उसे देखें। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। वे टॉपिक इस तरीके का है। पहले हम लोग चर्चा करेंगे पूर्ति के नियम का, इसका अर्थ देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सारणी से प्रस्तुत करेंगे, फिर रेखा चित्र से दिखाएंगे। चूँकि क्वेश्चन आता है कि पूर्ति के नियम को सारणी, पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं, पूर्ति के नियम को सारणी और रेखा चित्र की सहायता से दिखाएं। तो सबसे पहले इसी का जिक्र आज करेंगे। दूसरा, पूर्ति के नियम में एक वाक्यांश प्रयुक्त होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे यदि अन्य बातें समान रहें, बातें समान रहें। इसका अर्थ हम लोग देखेंगे, इसी का अर्थ देखेंगे, और इसका अर्थ देखने के साथ ही साथ हम लोग पूर्ति के नियम में जो मान्यताएं प्रयोग होंगे उसका अर्थ भी देखेंगे। यानी क्वेश्चन ही आता है कि यदि अन्य बातें, पूर्ति के नियम में प्रयुक्त वाक्यांश यदि अन्य बातें समान रहें का अर्थ क्या होता है, या फिर पूर्ति के नियम की मान्यताएं कौन कौन सी है। तो ये दो क्वेश्चन आता है अलग अलग रूप में, दोनों का आंसर एक ही होता है। तो हम लोग उसको थोड़ा देरी में देखेंगे। तीसरा बात हम लोग इसमें देखेंगे आज, पूर्ति के नियम की अपवाद कौन कौन सा है, अपवाद क्या है। फिर हम लोग इतना देखने के बाद हम लोग देखेंगे पूर्ति फलन। पूर्ति फलन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन। फिर हम लोग देखेंगे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना चीज़ों का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, पूर्ति के नियम क्या होता है, फिर उसको सारणी से कैसे दिखाएंगे, रेखा चित्र से कैसे दिखाएंगे। तो इसी को शुरू करते हैं। पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य बातें, यदि अन्य बातें समान रहें, यदि अन्य बातें समान रहें, यदि अन्य बातें समान रहें, अन्य बातें समान रहें, अन्य बातें समान रहें, तो यदि अन्य बातें समान रहें, यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, एक चर ये होगा और दूसरा चर वस्तु की मात्रा, दूसरा वस्तु की कीमत और दूसरा चर वस्तु की पूर्ति की मात्रा, पूर्ति की मात्रा, जिसको हम लोग QS क्वांटिटी सप्लाइड से डिनोट करेंगे, और वस्तु की कीमत को PX प्राइस ऑफ X गुड से व्यक्त करेंगे। तो ये क्या बताता है कि हाँ, यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति की मात्रा बढ़ती है, तथा वस्तु की कीमत में कमी होने से पूर्ति की मात्रा घटती है। ये पूर्ति का नियम बताता है। यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति की मात्रा बढ़ती है, तथा वस्तु की कीमत में कमी होने से पूर्ति की मात्रा घटती है। ये पूर्ति का नियम बताता है। अब इसको हम सारणी से कैसे व्यक्त करेंगे।
तो सारणी से व्यक्त करने के लिए हमें एक सारणी तैयार करना पड़ेगा जिसमें 2 कॉलम होगा, एक वस्तु की कीमत और दूसरा कॉलम होगा पूर्ति की मात्रा। दूसरा कॉलम क्या होगा? पूर्ति की मात्रा। तो इसमें हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि जो चर आया है, एक वस्तु की कीमत और दूसरा पूर्ति की मात्रा, उन 2 चरों के बीच संबंध जो है वो सीधा है। अब सीधा संबंध है तो अगर हम कीमत को बढ़ाएंगे तो पूर्ति की मात्रा भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। 5 कीमत पर अगर 50 इकाई लेते हैं तो कीमत बढ़ाएं तो पूर्ति की मात्रा को बढ़ाकर 100 करना पड़ेगा। 100 से कम, 100 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर कीमत बढ़ाए तो पूर्ति की मात्रा बढ़ा करके हम 150 कर देते हैं। तो ये हो गया, हम पूर्ति के नियम को हम इस सारणी से बता दिए। इतना ही करना रहता है। अब ये सारणी क्या कुछ बताता है, उसको अगर आप इस सारणी के नीचे लिख देंगे तो और बेहतर है। कुछ नहीं, जो नियम बताया वो पूर्ति की सारणी बताएगा। पूर्ति की सारणी यह बताता है कि कीमत जैसे जैसे बढ़ रहा है पूर्ति की मात्रा बढ़ रही है, कीमत जैसे जैसे घटता है पूर्ति की मात्रा घटती है, यही वाला बात। अब इसको रेखा चित्र से दिखाना रहता है, तो रेखा चित्र हम लोग एक खींचेंगे। तो रेखा चित्र में x अक्ष y अक्ष रहता है, इसको आप लोग पहले से जानते हैं। x अक्ष पर पूर्ति की मात्रा को, y अक्ष पर कीमत को ले लिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर मापेंगे कीमत पर। यहाँ ले लेते हैं 5, 10, 15। यहाँ पर ले लेते हैं मात्रा को 50, 100, 150। अब ये दोनों की सहायता से 5 इकाई, 5 कीमत पर पूर्ति की मात्रा 50, तो एक बिंदु दे दिए। 10 कीमत पर पूर्ति की मात्रा 100, 15 कीमत पर पूर्ति की मात्रा 150। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक मेरा रेखा चित्र प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम लोग नाम दे देंगे सप्लाई लाइन, पूर्ति की रेखा। पूर्ति की रेखा यही है। और ये क्या बतला रहा है कि जैसे जैसे हम कीमत बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पूर्ति की मात्रा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वैसे वैसे पूर्ति की मात्रा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर हम इसका उल्टा देखते हैं तो वही बात बताता है कि जैसे जैसे हम कीमत घटाएंगे पूर्ति की मात्रा वैसे वैसे क्या होगा? घटेगा। तो ये दोनों बात ये रेखा चित्र भी बताया, सारणी भी बताया, और हम लोग डेफिनेशन के तौर पर भी देख लें। तो क्वेश्चन आता है कि पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं? इसे सारणी और रेखा चित्र की सहायता से दिखाएं। अब आगे हम लोग देखते हैं। ये तो पूर्ति का नियम का परिभाषा, सारणीय प्रस्तुतिकरण और रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण देखने के बाद हम लोग का आज का दूसरा टॉपिक था कि पूर्ति के नियम में प्रयुक्त वाक्यांश यदि अन्य बातें समान रहें का क्या अर्थ होता है? का क्या अर्थ है, ये जानना है। तो देखिए, इसको जानने के लिए आपको एक बात का रिकॉल करना पड़ेगा कि किसी फर्म के पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आप इस नहीं पढ़ें तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें जिक्र किया हुआ है कि किसी वस्तु के पूर्ति के निर्धारक तत्व या कारक कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से उन तत्वों पर किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा निर्भर करती है। तो इसका विश्लेषण किया गया है इससे पीछे वाला वीडियो में। अच्छा, तो देखिएगा, उसमें से वस्तु की कीमत है, ठीक है। दूसरा प्रौद्योगिकी प्रगति, तीसरा प्राकृतिक वातावरण, चौथा उत्पादन का पैमाना, पांचवा इकाई कर, छठा मूल्य में प्रत्याशित परिवर्तन, और सातवां आगत कीमतें। प्राइस PX, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स। प्रौद्योगिकी प्रगति, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट या प्रगति, हाँ। प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट। उत्पादन का पैमाना, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट टैक्स, मूल्य में प्रत्याशित परिवर्तन।
प्राइस चेंज इन फ्यूचर और आगत कीमतें फैक्टर प्राइस, ये तरीके से शॉर्ट फॉर्म निर्धारित किया गया है, कभी इसका प्रयोग किया जाएगा। हाँ, तो ये आप लोग पूर्ति के निर्धारक तत्व में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग को जानना है कि इसको समझने के लिए ये जितना पूर्ति के निर्धारक तत्व है उसमें से इसको छोड़ करके बाकी जितना ये बचा इसमें परिवर्तन ना होना, इसमें परिवर्तन न होना किसका अर्थ होता है? तो यदि अन्य बातें समान रहें, इसका अर्थ होता है। पूर्ति के निर्धारक तत्व में वस्तु की कीमत को छोड़ करके शेष पूर्ति के निर्धारक तत्वों में परिवर्तन न होना अन्य बातें समान रहने का अर्थ होता है। अब हम इसमें लिख सकते हैं जैसे, तो जैसे हम क्या लिखेंगे कि प्रौद्योगिकी प्रगति में परिवर्तन ना होना, प्रौद्योगिकी प्रगति में परिवर्तन न होना। आगे क्या लिख सकते हैं? प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन न होना, ये डेल्टा परिवर्तन का साइन है और क्रॉस नहीं होने का। उत्पादन का पैमाना में परिवर्तन न होना, यूनिट टैक्स इकाई कर में परिवर्तन न होना, मूल्य में प्रत्याशित परिवर्तन में परिवर्तन न होना, आगत कीमतें में परिवर्तन न होना। आगत कीमतें मतलब कारक कीमतें, कारक कीमतें मतलब साधन की कीमत। कंप्लीट हो गया। अन्य बातें समान रहने का क्या अर्थ होता है? तो पूर्ति के निर्धारक तत्व में वस्तु की कीमत को छोड़ करके इन निर्धारक तत्वों में परिवर्तन न होना, इसका अर्थ होता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अन्य बातें समान रहने का कौन अर्थ नहीं है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पूर्ति के निर्धारक तत्व पूर्ति के लिए में प्रयुक्त वाक्यांश यदि अन्य बातें समान रहने का अर्थ में कौन उपयुक्त नहीं है, कौन शामिल नहीं होता है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया, तो ये वाला शामिल नहीं होता। इसमें परिवर्तन को छोड़ करके इसको छोड़ करके बाकी में परिवर्तन नहीं होना, इसका अर्थ होता है। अच्छा, दूसरा और बात, इसी को हम लोग एक और तरीके से समझते हैं कि हाँ, क्या समझेंगे? मान्यताएं के नाम से। इसको एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूर्ति के नियम में प्रयुक्त वाक्यांश यदि अन्य बातें समान रहने का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन आता है पूर्ति के नियम की मान्यताएं कौन कौन सी हैं? पूर्ति के नियम की मान्यताएं कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो मान्यताएं इसमें कौन कौन सी है? तो पहली मान्यता क्या है कि वस्तु की कीमत बदलती है। वस्तु की कीमत जिसको हम लोग PX से डिनोट किए हैं, है ना? तो इसका मान्यता क्या है? तो इसका मान्यता है कि वस्तु की कीमत बदलती है। दूसरा मान्यता क्या है? यही सब, प्रौद्योगिकी प्रगति नहीं बदलती है, दूसरा मान्यता। तीसरा मान्यता क्या है कि उत्पादन का पैमाने में परिवर्तन नहीं होता है। चौथा मान्यता कि इकाई कर में परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा मान्यता, मूल्य में प्रत्याशित परिवर्तन नहीं होता है। और छठी मान्यता ये है कि मूल्य में प्रत्याशित परिवर्तन नहीं होता है और ये आगत कीमतें नहीं बदलती है। तो ये मान्यता, इसीलिए ये दोनों अथवा में क्वेश्चन बनते हैं और जवाब इन लोगों का एक ही लिखा जाता है। तो आप समझ लेंगे कि पूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या है। तो जो पूर्ति के नियम की मान्यताएं हैं वही अर्थ पूर्ति के नियम प्रयुक्त वाक्यांश अन्य बातें समान रहने का अर्थ है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे।
हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं ये पूर्ति फलन का। ठीक है, किसका? पूर्ति फलन का। तो पूर्ति फलन क्या होता है? आप लोग मांग फलन इससे पहले सुन चुके हैं, उसको ज़रा सोचिए। क्या था कि मांग की मात्रा और मांग के निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को हम लोग मांग फलन के नाम से जाने थे। तो पूर्ति फलन क्या होगा? तो पूर्ति फलन क्या होगा? तो पूर्ति की मात्रा पूर्ति फलन सप्लाई फंक्शन, तो ये क्या होगा? हाँ, ये इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो पूर्ति की मात्रा, पूर्ति की मात्रा, इसको यहीं पर लिखते हैं, पूर्ति की मात्रा तथा पूर्ति के निर्धारक तत्व, ये सब हुए पूर्ति। हाँ, पूर्ति की मात्रा तथा पूर्ति के निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। समझिए आप लोग, पूर्ति की मात्रा और पूर्ति के निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूर्ति की मात्रा को QS से डिनोट कर चुके हैं और पूर्ति के निर्धारक तत्व को अगर डिनोट करना चाहेंगे तो कैसे होगा? PX टेक्निकल इम्प्रूवमेंट, प्राकृतिक वातावरण, उसके बाद क्या? उत्पादन का पैमाना, फिर इकाई कर, मूल्य में प्रत्याशित परिवर्तन, आगत कीमतें। इसी तरीके से ये क्या होगा? आगे जाएगा। तो इसको हम पूर्ति फलन को हम मैथमेटिकल रूप से इस तरीके से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक बात पर गौर कीजिएगा कि हाँ, पूर्ति फलन पूर्ति की मात्रा और पूर्ति के निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को हम लोग पूर्ति फलन बोल रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें से पूर्ति की मात्रा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक अगर कोई है इसमें से, तो ये वस्तु की कीमत है। वस्तु की कीमत, जिससे पूर्ति की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। अच्छा, और बाकी इनसे भी प्रभावित होती है, लेकिन जितना इस तत्व से प्रभावित होता है उतना इन सब तत्वों से प्रभावित नहीं होती है, कम होती है। इसके तुलना में इन तत्वों से पूर्ति की मात्रा कम प्रभावित होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, पूर्ति के नियम हम लोग का क्या पढ़े थे कि अन्य बातें समान रहने पर, तो अन्य बातें समान रहने का मतलब इन सब तत्वों में परिवर्तन नहीं होना है और इसमें परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन होगा। तो हम लोग अभी पूर्ति की सारणी पढ़ें, पूर्ति की रेखा पढ़ें, वो इस तरीके से आया था। सप्लाई लाइन इसका नाम दिए थे। यहाँ पर पूर्ति की मात्रा था, यहाँ पर कीमत था। अब आपसे क्वेश्चन है कि पूर्ति की मात्रा और कीमत के बीच कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ रहा है। तो इस तरीके के संबंध को हम लोग सीधा संबंध के नाम से जानते हैं। इन सब तत्वों में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। तो एक तो मुख्य रूप से एक कारक ये हो गया और दूसरा इसमें परिवर्तन हुआ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इन सब को हम ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ये सब को हम लोग ए मानते हैं। जो मतलब जो तत्व समान रहे हैं, ये नहीं बदल रहे हैं, इसको ये मानते हैं। और इसको
है ना। ये क्या है, तो ये P है और P जो है और ये नहीं बदल रहा है, इसको हम ये मान लिए। और जो कीमत से बदलेगा उसको हम लोग BP मान रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, B और P। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो चर है हाँ जो नहीं बदला, जिससे पूर्ति की मात्रा बदलती है, लेकिन क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बदलती है। तो एक वो चर हो गया जो पूर्ति की मात्रा के साथ पूर्ति के नियम में ये वो चर है जो परिवर्तित नहीं रहते हैं। इसी को हम लोग अन्य बातें समान रहने के अर्थ के रूप में शामिल करते हैं। और B वो चर है ना, जिससे क्या होता है, कीमत बदलने से ये वाला बदलता है और फिर इसका प्रभाव कहाँ दिखाई पड़ता है, पूर्ति की मात्रा पर। तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि तो इस तरीके से जो है ये जो है वो आपका क्या हो गया, तो ये कीमत बदलता है तो पूर्ति की मात्रा, यानी ये बढ़ने से पूर्ति की मात्रा बढ़ती है, ये घटने से पूर्ति की मात्रा घटती है। तो ये वाला चर और ये दो चर के बीच संबंध सीधा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको, है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, QS इक्वल टू A प्लस BP। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बतलाता है, अन्य बातें समान रहने का अर्थ बताता है। अन्य बातें समान रहें, इसको बतलाता है A। और ये क्या बतलाता है कि कीमत बदलने से पूर्ति की मात्रा बढ़ा, कीमत घटने से पूर्ति की मात्रा घटा। इस बात को ये बताता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बॉक्स में है इसको हम लोग पूर्ति का समीकरण बोलते हैं, पूर्ति का समीकरण। ठीक है। वही अगर मांग का समीकरण जानना हो तो कैसे जानते हैं, बस कुछ नहीं रहता है कि हम लोग जानते हैं कि कीमत और मांग और पूर्ति के नियम में कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच सीधा संबंध। वहीं मांग के नियम में क्या होता है, कीमत और मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। यहाँ पर कीमत के साथ सीधा संबंध था इसलिए ये प्लस में आया। वहीं विपरीत संबंध दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके साथ माइनस लगा देना पड़ेगा। अब ये क्या बतलाता है कि इस चर और इस चर में विपरीत संबंध है। ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो ये मांग का समीकरण हो जाता है, ये पूर्ति का समीकरण हो जाता है। ये दोनों में वही बात बताता है, अन्य बातें समान रहें। ठीक है। बस अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो पूर्ति का समीकरण, और माइनस का साइन है तो मांग का समीकरण। अच्छा, ये तो आप समझ गए। अब आगे हम लोग को जो समझना है, पूर्ति फलन समझ गए, और पूर्ति फलन से एक जो समीकरण निकल के आया पूर्ति का समीकरण, उसको देख लिए, है ना। उसके बाद हम लोग को और क्या जानना है कि हाँ, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, इसको जानना है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को हम लोग जानने के लिए दो उपशीर्षक का प्रयोग करते हैं। एक है मेरा क्या, एक पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है। अब इसको जानने के लिए क्या करते हैं,
जानने के लिए हम लोग एक शीर्षक का प्रयोग करते हैं, वो है पूर्ति की रेखा पर गति। पूर्ति की रेखा पर गति। और दूसरा हम लोग प्रयोग करते हैं पूर्ति की रेखा का स्थानांतरण। पूर्ति की रेखा का स्थानांतरण, यानी ये दोनों के माध्यम से हम लोग पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को जानेंगे। कैसे जानेंगे वो देखिए आप लोग। पूर्ति की रेखा, पूर्ति के नियम को, पूर्ति की सारणी और पूर्ति की रेखा के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि पूर्ति की रेखा की प्रकृति, पूर्ति की रेखा की प्रकृति धनात्मक ढाल वाली होती है। धनात्मक ढाल का हम लोग देख लिए और इसका नाम दे देते हैं SL, पूर्ति की रेखा, SL नाम दे दिए। अच्छा, अब पूर्ति की रेखा पर गति, एक हम यहाँ पर कोई एक बिंदु निर्धारित करते हैं। उस बिंदु से तय होगा कि हम गति ऊपर की ओर कर रहे हैं कि नीचे की ओर कर रहे हैं, ठीक है। और ये बिंदु जो निर्धारित किए, हम यहाँ पर पूर्ति की मात्रा को यहाँ पर मापते हैं और यहाँ पर कीमत को मापते हैं, ठीक है। ये दोनों को मिलाते हैं। और ये हो गया मेरा पूर्ति की मात्रा, ठीक है। इसको नाम ले देते हैं QS1, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं QS0। अब इससे ऊपर की ओर गति करते हैं, तो गति करते हैं, मान लो गति करके हम इस बिंदु पर आ गए। पूर्ति की रेखा पर गति का मतलब ही है कि चाहे गति हम ऊपर की ओर करेंगे या नीचे की ओर करेंगे, गति हम ऊपर की ओर कर लें और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे मात्रा अक्ष से और कीमत अक्ष से, मिल गया। अब इसको हम लोग इस मात्रा को हम लोग नाम दे देंगे QS2 और इसका नाम दे देते हैं P2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि पूर्ति की रेखा पर गति हम इस बिंदु को नाम दे देते हैं E0 और इसका नाम देते हैं E2, ठीक है। E0 से E2 पर जाने पर, है ना, क्या हुआ, पूर्ति की रेखा पर गति ऊपर की ओर होने से कीमत बढ़ा और कीमत बढ़ने के कारण पूर्ति में जो वृद्धि हुआ, कीमत बढ़ने के कारण जो पूर्ति में वृद्धि हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ति में विस्तार। क्या बोलते हैं, पूर्ति में विस्तार, ठीक है यहाँ तक। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम गति, पूर्ति की रेखा पर गति हम नीचे की ओर करते हैं, हम गति करके मान लीजिए इस बिंदु पर आ गए, तो इस बिंदु पर आ गए मतलब इसको हम मिलाएंगे, ठीक है। मिलाएंगे किसको, कीमत अक्ष को और मात्रा अक्ष को। मिलाने पर इसका नाम दे देते हैं क्या, QS1 और इसका नाम दे देते हैं P1 और इस बिंदु को नाम दे देते हैं E1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से जो गति है ना, QS2 से घटकर पूर्ति की मात्रा QS1 हुआ, QS1 हुआ। इसको हम लोग पूर्ति में संकुचन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ति में संकुचन। पूर्ति में संकुचन, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट का यहाँ सृजन हुआ, पूर्ति की रेखा पर गति से
पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन। पूर्ति की रेखा पर गति ऊपर की ओर होने से कीमत बढ़ता है और कीमत बढ़ने से क्या होता है, पूर्ति में की मात्रा में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग पूर्ति में विस्तार के नाम से जानते हैं। कीमत घटने के कारण पूर्ति की रेखा पर गति नीचे की ओर होने से पूर्ति की कीमत में कमी होती है और कीमत होने से जो पूर्ति की मात्रा घटती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पूर्ति में संकुचन। ये दो बात समझिए। अब यहाँ पर देखिए पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन यहाँ दिखाई पड़ा कि नहीं। यहाँ पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हुआ, यहाँ पर पूर्ति की मात्रा में कमी हुआ। यहाँ वृद्धि जो हुआ उसको हम लोग पूर्ति में विस्तार का नाम दिए। यहाँ जो कमी हुआ उसे हम लोग पूर्ति में संकुचन का नाम दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अब हम लोग पूर्ति की रेखा का स्थानांतरण को देखते हैं। तो यहाँ भी इसको देखने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर भी हम लोग को एक रेखा चित्र खींचना पड़ेगा पूर्ति की रेखा वाला। यहाँ पर पूर्ति की मात्रा माप दिए और यहाँ पर कीमत मापे। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में विस्तार की कॉन्सेप्ट में क्या कौन सा पूर्ति का निर्धारक तत्व बदल रहा था, इसका जवाब दीजिए। पूर्ति में संकुचन तथा पूर्ति में विस्तार की कॉन्सेप्ट में पूर्ति के कौन सा निर्धारक तत्व में परिवर्तन हो रहा था। ऑप्शन है वस्तु की कीमत, दूसरा प्रौद्योगिकी प्रगति, तीसरा प्राकृतिक वातावरण, चौथा उत्पादन का पैमाना। यही 4 ऑप्शन है। तो आप लोग गौर कीजिएगा कि यहाँ पर देखिए कीमत बढ़ा, कीमत घटा, तो बदला कौन, ये वाला बदल रहा था। बाकी सब क्या थे, बाकी सब जो थे वो स्थिर थे, नहीं बदल रहे थे। तो पूर्ति वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में विस्तार कॉन्सेप्ट का सृजन होता है। अब हम लोग अबर जो देखेंगे पूर्ति की रेखा का स्थानांतरण, पहले इसका मतलब समझते हैं। पूर्ति की रेखा का स्थानांतरण का मतलब होता है कि पूर्ति की रेखा चाहे बाईं ओर विस्थापित होगा चाहे दाहिनी ओर विस्थापित होगा। नाम दे दिए SL। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग उसमें जो देखेंगे, अच्छा चाहे बाईं ओर विस्थापित होगा चाहे दाईं ओर विस्थापित होगा, तो कर लेते हैं। एक बार दाहिनी ओर कर देते हैं, एक बार बाईं ओर कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं S2 L2। एक बार बाईं ओर विस्थापित कर देते हैं। जब हम विस्थापित करेंगे इनको तो समानांतर रूप से विस्थापित करेंगे और इसका नाम दे देते हैं S1 L1। कोई दिक्कत यहाँ तक? पूर्ति की रेखा का स्थानांतरण का मतलब यही होता है। पूर्ति की रेखा अगर पूर्ति की रेखा चाहे दाहिनी ओर विस्थापित होगी चाहे बाईं ओर विस्थापित होगी, इसी को हम लोग पूर्ति की रेखा का स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। अच्छा, पूर्ति की रेखा पर गति में पूर्ति का वस्तु में कीमत नामक निर्धारक तत्व बदल रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था। बाकी सब क्या थे, बाकी सब जो थे वो स्थिर थे। तो पूर्ति की रेखा का स्थानांतरण का अध्ययन करने में हम इसको क्या करेंगे, इस निर्धारक तत्व को स्थिर रखेंगे, फिक्स रखेंगे और इसको बदलेंगे, इसमें परिवर्तन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बदला, ये स्थिर रहा। तो कीमत स्थिर रहने का मतलब होता है कि वो कीमत वाला रेखा जो है वो एक मात्रा अक्ष के समांतर खींचाएगा। इसका मतलब है कि कीमत नहीं बदल रहा है और नहीं बदल रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग मिला देंगे। अब किससे, ये एक बिंदु हमारा प्राप्त हुआ जिसको नाम दे देते हैं E। इसको मिलाएंगे तो यहाँ से एक मात्रा प्राप्त होगा, इसको हम लोग QS0 कह देते हैं, QS0। कोई दिक्कत? इस बिंदु का नाम दे देते हैं E2 और इसको मिलाने पर
एक मात्रा प्राप्त होगा जिसको हम लोग नाम देते हैं QS2। कोई दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ पर एक बिंदु का नाम पड़ेगा, ये है E1, और इसको मात्रा अक्ष पर मिलाएंगे तो आएगा क्या, QS1। इस तरीके से नेमिंग कर दी। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कीमत नहीं बदला, इसलिए हम लोग कीमत की रेखा को मात्रा अक्ष के समांतर खींच दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये है कि कीमत में बिना परिवर्तन हुए अगर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, QS1 से बढ़कर QS2 हुआ, तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं पूर्ति में वृद्धि। पूर्ति में वृद्धि, ठीक है। और अगर कीमत में बिना परिवर्तन हुए, कीमत में बिना परिवर्तन हुए कमी होता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पूर्ति में कमी। इसको हम लोग नाम देते हैं पूर्ति में कमी। इस तरीके से अभी हम लोग 4 कॉन्सेप्ट को देखें। एक कॉन्सेप्ट पूर्ति में संकुचन, दूसरा पूर्ति में विस्तार, तीसरा पूर्ति में कमी, और चौथा पूर्ति में वृद्धि। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब जो सवाल बनता है, सवाल ये है कि पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी एक ही कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट है? सोचिए और बताइए। पूर्ति में संकुचन है ना, पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी एक ही कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट है? नहीं समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि पूर्ति में संकुचन का कितना कारण है? आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक कारण है और वो है वस्तु की कीमत का घटना, जबकि पूर्ति में कमी का कितना कारण है? जो कारण इसमें था वो तो यहाँ पर है ही नहीं, चूँकि बदल नहीं रहा। ठीक है, तो इसका अनेक कारण है। कौन कौन से कारण है? तो इसका कारण क्या क्या है पूर्ति में कमी का? तो पूर्ति में कमी का क्या कारण है? प्रौद्योगिकी प्रगति नहीं होना। ठीक है, प्रौद्योगिकी प्रगति न अपनाना इसका एक कारण हो जाएगा, न अपनाना। ठीक है, दूसरा कारण क्या हुआ? प्राकृतिक वातावरण का प्रतिकूल होना। तीसरा कारण क्या होगा? कम पैमाना पर उत्पादन करना। उसके बाद इसमें क्या होगा? इकाई कर की दर बढ़ा देना, है ना। उसके बाद क्या होगा? मूल्य प्रत्याशित परिवर्तन का मतलब इसमें क्या होगा कि पूर्ति में कमी करना है ना, तो पूर्ति में कमी होने के लिए भविष्य में वस्तुओं की कीमत बढ़ जाना, तो वैसी वस्तुओं की उत्पादक उनकी पूर्ति घटा देते हैं, तो ये बढ़ जाना। आगत कीमतें का बढ़ जाना। तो इतना कारण हो गया पूर्ति में कमी का। अब पूर्ति में संकुचन का केवल एक कारण है, कीमत का घटना। तो ये दोनों में इस तरीके से बेसिक डिफरेंस है। पूर्ति में संकुचन का केवल एक कारण है, जबकि पूर्ति में कमी का अनेक कारण है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है, उसी तरीके से अगला कॉन्सेप्ट है पूर्ति में विस्तार तथा पूर्ति में वृद्धि। इनके बीच भी है ना वही अंतर लिखा जाएगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। पूर्ति में विस्तार का कारण कीमत का बढ़ना, ठीक है, जब पूर्ति में विस्तार का केवल एक कारण, पूर्ति में वृद्धि का अनेक कारण। पूर्ति में विस्तार का एक कारण वस्तु का कीमत का बढ़ना, पूर्ति में वृद्धि का अनेक कारण। जैसे क्या होगा? प्रौद्योगिकी प्रगति अपनाना, ठीक है, अनुकूल प्राकृतिक वातावरण अनुकूल होना, ठीक है, उससे पूर्ति में वृद्धि होती है।
उसके बाद क्या होगा, अधिक पैमाने पर उत्पादन करना, अधिक पैमाने पर उत्पादन करना, इकाई कर की दर कम करना, इकाई कर की दर कम, तो इस वजह से भी उत्पादन आपूर्ति में वृद्धि होगा। और भविष्य में वस्तुओं की कीमत घटना, भविष्य में वस्तुओं की कीमत घटना, इससे भी पूर्ति बढ़ती है। आगत कीमतें कम होना, तो इससे भी पूर्ति क्या होती है, बढ़ती है। तो क्वेश्चन आता है, आएगा कि पूर्ति में वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, पूर्ति में कमी के कौन कौन से कारण हैं, तो आप यहाँ से जवाब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अक्सर अंतर भी पूछा जाता है, ये जो कॉन्सेप्ट आया पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में कमी, पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में वृद्धि, तो ऐसे डिफरेंस पूछा जाता है। इस तरीके से हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में, है ना, क्या क्या देखें कि पूर्ति के नियम, उसकी परिभाषा, उसे सारणी से कैसे दिखाते हैं, उसे रेखा चित्र से कैसे दिखाते हैं। फिर हम लोग देखें उसमें एक वाक्यांश प्रयोग होता है, अन्य बातें समान रहने का, उसका क्या अर्थ होता है, क्या वही अर्थ पूर्ति के नियम की मान्यताएं का होता है, उसको भी देखें। उसके बाद हम लोग क्या देख लिए कि पूर्ति फलन क्या होता है, पूर्ति का समीकरण को हम लोग गणितीय रूप से कैसे लिखते हैं। फिर हम लोग देखें पूर्ति में परिवर्तन, जो 2 शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ा जाता है, पूर्ति की रेखा पर गति और दूसरा पूर्ति की रेखा का स्थानांतरण। पूर्ति की रेखा पर गति से 2 कॉन्सेप्ट का सृजन हुआ, पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में विस्तार, ठीक है। उसके बाद पूर्ति की रेखा पर गति से 2 कॉन्सेप्ट का सृजन हुआ, पूर्ति में कमी और पूर्ति में वृद्धि। फिर उसके बाद पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी के बीच अंतर देखें, पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि के बीच अंतर देखें। इसके बाद एक टॉपिक इसमें और डिस्कस कर लेते हैं, वो है पूर्ति के नियम का अपवाद। पूर्ति के नियम का अपवाद, तो इसका सीधा सीधी मतलब है कि पूर्ति का नियम में जो हम लोग पढ़े हैं, कीमत बढ़ने से पूर्ति की मात्रा बढ़ती है, कीमत घटने से पूर्ति की मात्रा घटती है, जब अन्य बातें समान हो, तो ये ऐसा वाला जो नियम है वो किस स्थिति में लागू नहीं होता है, उसे ही हम लोग पूर्ति के नियम के अपवाद के नाम से जानते हैं। तो वो अभी हम लोग जिक्र करेंगे, थोड़ा देर और लगेगा। पूर्ति के नियम के अपवाद, अपवाद, अच्छा, इसको समझने के लिए अपवाद का मतलब ही होता है जो पहले से लागू हो रहा है और किस स्थिति में वो नियम लागू नहीं होता, उसी को हम लोग अपवाद के नाम से जानते हैं। पूर्ति का नियम में हम लोग पढ़ें कि कीमत बढ़ने से पूर्ति की मात्रा बढ़ती है और कीमत घटने से पूर्ति की मात्रा घटती है, जब अन्य बातें समान रहें। तो इसी को हम लोग अब ये चीज़ कहाँ पर लागू नहीं होता है, जहाँ पर लागू नहीं होता है जिस क्षेत्र में, उसे हम लोग पूर्ति के नियम के अपवाद के नाम से जानते हैं। जैसे कहा जाता है पूर्ति का नियम कृषि क्षेत्र में लागू नहीं होता है, कृषि क्षेत्र में या कृषि उत्पाद में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में ये लागू नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि हाँ, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ठीक है, पेरिसेबल गुड के नाम से जानते हैं, या नाशवान वस्तु, हम लोग शीघ्र नष्ट होने वाली ही लिखते हैं, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, होने वाले वस्तु, इसी को हम लोग नाशवान, ठीक है, नाशवान वस्तु या पेरिसेबल गुड्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु का मतलब है कि जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे हरी सब्जी, मांस, मछली, इन सब को हम लोग शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है
प्रतिष्ठित वस्तु है ना, जिसको सामाजिक प्रतिष्ठित वस्तु को ही नाम से जानते हैं, प्रतिष्ठित वस्तु। प्रतिष्ठित वस्तु ऐसी वस्तुएं है ना जो लोगों को समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। जैसे तरह तरह का जो पुरस्कार होता है, भारत रत्न, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, हाँ, पत्रकारिता वाली पुरस्कार, तो इन सब को हम लोग प्रतिष्ठित वस्तु के नाम से जानते हैं। और इन सब क्षेत्रों में है ना पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। अब देखिए एक करके हम लोग इसका डिस्कस करते हैं कि कैसे नहीं लागू होता है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, कृषि उत्पादन करने के लिए हम लोग स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों का प्रयोग करते हैं। उसमें से भूमि स्थिर हो जाता है, ठीक है, भूमि स्थिर हो जाता है। बाकी परिवर्तनशील साधन को हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा को तो हम ज़्यादा घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। और जब इसकी मात्रा को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं तो हम एक चाह कर भी खूब ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जब खूब ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा तो पूर्ति भी नहीं होगा। खूब ज़्यादा उत्पादन अगर नहीं हो पाएगा तो पूर्ति भी वृद्धि नहीं हो पाएगा। नहीं समझे बात को? कृषि उत्पादन के क्षेत्र में स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भूमि स्थिर साधन है। कोई दिक्कत नहीं आता है? नहीं। हम कृषि, बीज, ठीक है, श्रमिक, ऐसे परिवर्तनशील साधन को आवश्यकता अनुसार घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा तो सीमित है। भारत का क्षेत्रफल 32 पॉइंट कुछ लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो तो सीमित है ना, उसकी मात्रा हमको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जब उसकी मात्रा को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं तो हम एक सीमा से ज़्यादा उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं, और एक सीमा से ज़्यादा उत्पादन नहीं करेंगे तो पूर्ति में भी वृद्धि एक सीमा के बाद नहीं होगा, चाहे उसका कीमत क्यों ना बहुत ज़्यादा हो जाए। और हम पूर्ति करने में क्या पढ़ते हैं, कीमत ज़्यादा होने से पूर्ति भी ज़्यादा होती है। क्या वो बात यहाँ लागू हुआ? नहीं हुआ। इसलिए पूर्ति के नियम का ये अपवाद है, कृषि उत्पादन का क्षेत्र में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, शीघ्रनिष्ठ होने वाली वस्तु किसको कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, जैसे हरी सब्जी, दूध, मांस, मछली, हाँ, इन सबको शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु के नाम से जानते हैं, नाशवान वस्तु कहते हैं, पेरिसेबल गुड्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल याद कीजिए, सिचुएशन रिकॉल कीजिए। हरी सब्जी के विक्रेता क्या वो ऐसा कर पाएंगे कि उनकी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा घट गई है तो वो पूर्ति की मात्रा को बहुत घटा दें? ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर ऐसा विक्रेता करते हैं तो उनकी वस्तु जो है वो खराब हो जाएगी। उनकी वस्तु जो है सो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अब जो भी कीमत मिल रहा था वो भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए कीमत घटने से भी वो क्या करते हैं, ज़्यादा दिन तक इन वस्तुओं को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो ये काम नहीं करते हैं, बल्कि उनको यही काम करना पड़ता है, पूर्ति बढ़ाना पड़ जाता है, चाहे उसका कीमत कम मिले या ज़्यादा मिले। अगर ऐसा होता तो लागू होता पूर्ति का नियम। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पूर्ति का नियम नहीं लागू हो रहा है। इसलिए ये भी पूर्ति के नियम के अपवाद का क्षेत्र है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। प्रतिष्ठित वस्तु, अभी तरह तरह का पुरस्कार का नाम लिया जा रहा था। क्या उसकी कीमत एक उत्पादक, हाँ, उसकी जो वो प्रदान करते हैं, यानी सरकार प्रदान करती है, तरह तरह की संस्थाएं, कंपनियां प्रदान करती हैं, तो क्या उनके पास भी ये सिचुएशन होगा? प्रतिष्ठित वस्तुएं की कीमत अगर क्रेता ज़्यादा देना चाहे तो क्या उन पुरस्कारों की पूर्ति की मात्रा को बढ़ाई जा सकती है? जवाब आएगा नहीं। वे पुरस्कार
हर किसी को नहीं दिया जाता है, बल्कि किसी खास क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने पर ही दिया जाता है। तो इसलिए इस केस में भी इस केस में पूर्ति के नियम का अपवाद के अंतर्गत ये केस शामिल होता है। तो पूर्ति के नियम के अपवाद में हम लोग 3 स्थिति को देखें जिन्हें पूर्ति के नियम का अपवाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कृषि उत्पादन का क्षेत्र, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, प्रतिष्ठित वस्तु। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही चीज़ों का जिक्र होगा। आगे के टॉपिक का विश्लेषण, चर्चा हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अंगूठा दान कर दीजिए। पूरा सिलेबस अपलोड होगा इस चैनल पर। यूनिट समाप्त होते ही इम्पोर्टेड MCQ भी आएगा। तो थैंक यू।